प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने पढ़ा था प्रासरण दाब के बारे में। प्रासरण दाब के बारे में हमने परासरण पढ़ा, विसरण पढ़ा, प्रासरण दाब को पढ़ा, अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में, प्रासरण कितने प्रकार के होते हैं, फिर उसके आधार पर कि प्रासरण दाब को हम ज्ञात कैसे करते हैं, फिर प्रासरण के आधार पर विलयनों के प्रकार। आज हम पाठ का लास्ट टॉपिक, वैसे टॉपिक लास्ट प्रासरण दाब ही है, वैसे बड़ा टॉपिक प्रासरण दाब ही। उसका आगे के 2-4 टॉपिक हैं, एक वानथाप गुणांक है, एक असामान्य द्रव्यमान है और कुछ न्यूमेरिकल बचे हुए हैं। आज पाठ पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम। देखो, कल कई बात बता रहा था, कई महत्वपूर्ण तथ्य 2-4 तो कल बता दिए थे, 2-4 के बारे में आज देखो। कल बताया था कि कच्चे आमों को जब सांद्र लवणीय विलयन में रखा जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, जल उनसे बाहर आ जाता है और वो क्या हो जाते हैं, पिचक जाते हैं। जल उनसे बाहर आ जाता है और वो क्या हो जाते हैं, पिचक जाते हैं। अब देखो, जैसे हम आरबीसी के बारे में भी जिक्र कर रहे थे कि आरबीसी को 0.9% NaCl से अधिक सांद्रता वाले विलयन में रखते हैं तो आरबीसी क्या होता है, आरबीसी से जल बाहर निकल जाता है और आरबीसी क्या हो जाती है, चिपक जाती है। यदि आरबीसी को 0.9% सांद्रता वाले NaCl विलयन यानी कम, जिसकी सांद्रता क्या हो, 0.9% NaCl से कम सांद्रता हो, 0.9% NaCl से कम सांद्रता वाला विलयन है, उसके अंदर यदि हम आरबीसी को रख रहे हैं तो आरबीसी के अंदर जल प्रवेश कर जाता है और आरबीसी क्या हो जाती है, फूल जाती है, फूलेगी, फूल करके फट जाएगी, ठीक है। ये कंडीशन होती है। यदि समान वाले में रखेंगे तो कोई प्रभाव नहीं होगा। या एक क्वेश्चन और बनता है कि एडमा या सोप क्या है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है यहाँ से कि सोप या एडमा क्या है, सोप या एडमा। कि देखो, जो लोग नमकीन पदार्थ खाते हैं, क्या करते हैं, जो लोग नमकीन पदार्थ खाते हैं उनके ऊतकों में लवणीय सांद्रता अधिक हो जाती है। जो ज्यादा टेस्टी चीजों को यूज करते हैं, नमकीन चीजों को, उनका क्या होता है, उनके ऊतकों में लवणीय सांद्रता बढ़ जाती है। जब उनकी ऊतकों में लवणीय सांद्रता बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, लवणीय सांद्रता बढ़ जाती है, तो वे जल अवशोषित करके क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, मान बिल्कुल उनमें स्थूलता आ जाती है। क्या जाती है, स्थूलता। तो हम सोप या एडमा के बारे में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि जो लोग नमकीन पदार्थ खाते हैं उनके ऊतकों में लवणीय सांद्रता बढ़ जाती है। क्या, कि जो लोग क्या खाते हैं, जो लोग नमकीन पदार्थ खाते हैं उनके ऊतकों में, जो नमकीन पदार्थ खाते हैं उनके ऊतकों में क्या बढ़ जाती है, लवणीय सांद्रता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, लवणीय सांद्रता बढ़ जाती है और लवणीय सांद्रता बढ़ने के कारण वे जल अवशोषित करके फूल जाते हैं। वे जल अवशोषित करके क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। इस स्थूलता को क्या बोलते हैं, इस मोटापे को या स्थूलता को बोलते हैं सोप या एडमा। कि जो लोग नमकीन पदार्थ खाते हैं उनके ऊतकों में लवणीय सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे वे जल अवशोषित करके फूल जाते हैं। इस स्थूलता को सोप या एडमा कहते हैं, ठीक है। ये अपना क्या गया, सोप या एडमा क्या, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हुए जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सोप तथा एडमा। कल और बताया था कि मुरझाए हुए फूल तथा गाजरों को यदि हम ताजा पानी में रखते हैं, मुरझाए हुए फूल तथा गाजरों को ताजा पानी में रखा जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, जल अवशोषित करके पुनः ताजा हो जाते हैं। ये 4-5 पॉइंट थे। 2 आरबीसी वाले बता दिए कि आरबीसी को जब 0.9% सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले NaCl विलयन में रखते हैं तो क्या होता है कि आरबीसी से जल बाहर निकल जाता है और वह पिचक जाती है। जब इसको 0.9% सांद्रता से कम सांद्रता वाले विलयन में रखते हैं तो क्या होता है कि आरबीसी से जल अंदर, आरबीसी के अंदर जल प्रवेश कर जाता है और आरबीसी फूल करके फट जाती है।
फिर एक पॉइंट ये बताया आपको कि मुरझाए हुए फूल तथा गाजरों को जब ताजा पानी में रखा जाता है तो वह पुनः ताजा हो जाते हैं। और चौथा तो बताया था सौंफ और एडमा के बारे में कि जो लोग नमकीन खाते हैं या नमकीन पदार्थ खाते हैं उनके ऊतकों में लवणीय सांद्रता बढ़ जाती है, जिसे वे जल अवशोषित करके फूल जाते हैं। इसे सौंफ या एडमा कहते हैं। हर पॉइंट पे क्वेश्चन आता है। अब हम पढ़ेंगे असामान्य मोलर द्रव्यमान। असामान्य मोलर द्रव्यमान, देखो ये असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है। आपको पता है कि विलेय को जब विलायक में घोलते हैं, विलेय प्लस विलायक यानी विलेय को विलायक में घोलते हैं, तो या तो सहगुणन होता है या क्या होता है, वियोजन होता है। यदि सहगुणन होता है तो कणों की संख्या घटती है, और यदि वियोजन होता है तो कणों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। विलेय को जब विलायक में घोलते हैं, क्या कि जब विलेय को विलायक में घोलते हैं तो या तो सहगुणन होता है या क्या होता है, वियोजन होता है। सहगुणन से जो कणों की संख्या होती है वो क्या होती है, सहगुणन से कणों की संख्या घटती है। सहगुणन से कणों की संख्या क्या होती है, घटती है, और वियोजन से कणों की संख्या क्या होती है, बढ़ती। ठीक है। अब देखो एक मान सैद्धांतिक, पहले जैसे एक कण था मान लो, ये मान लो, और एक नहीं मान के चले तो हम दो कण मान के चल ले पहले, कि पहले दो कण थे, इनका वियोजन हुआ, चार कणों में बदल गए। पहले दो कण थे, जुड़ करके एक कण बना लिया, यानी सहगुणन हो गया। पहले दो कण थे, बाद में चार बढ़ गए तो टूट गए, और पहले दो कण थे, बाद में एक बढ़ गया तो क्या हो गया, सहगुणन। यानी इनके जो पहले वाले मान हैं, ये मान इनके सैद्धांतिक या थ्योरेटिकल मान होते हैं। सैद्धांतिक या थ्योरेटिकल मान होते हैं। ये कौन से मान होते हैं, थ्योरेटिकल मान होते हैं। सैद्धांतिक या थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, और ये जो ज्ञात होती है बाद में, ये इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू होती है, प्रैक्टिकल वैल्यू, प्रेक्षित मान बोलते हैं इनको। कौन सी वैल्यू होती है, प्रैक्टिकल वैल्यू होती है। देखो कि विलेय को विलायक में घोलते हैं तो या तो सहगुणन होता है या वियोजन होता है, जिसे कणों की संख्या घटती है या बढ़ती है। जिससे जो विलेय कणों के जो प्रेक्षित मान हैं वो सैद्धांतिक मानों से भिन्न प्राप्त होते हैं। इन मानों को बोलते हैं असामान्य मान। आपको कहे कि असामान्य मान क्या होते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि जब विलेय को विलायक में घोलते हैं तो या तो सहगुणन होता है या वियोजन होता है, जिससे कणों की संख्या घटती है या बढ़ती है, जिससे जो प्रेक्षित मान होते हैं वो सैद्धांतिक मानों से या तो अधिक प्राप्त होते हैं या कम प्राप्त होते हैं। कम या अधिक प्राप्त होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, असामान्य मान बोलते हैं। ठीक है, असामान्य। असामान्य मोलर द्रव्यमान, अब आपको पता है कण है तो मोलर द्रव्यमान भी कणों का निकलेगा तो वो भी अलग अलग आएगा। जैसे यहाँ कणों की संख्या क्या हो रही है, पहले दो कणों का मोलर द्रव्यमान निकल रहा था अलग अलग, एक का मान लो। अब दो कण किस में बदले, चार में, तो यानी चार का अलग अलग निकलेगा। अब की बार मोलर द्रव्यमान कितना था, दो जगह निकल रहा था। ये मान लो जैसे 40 था कोई मोलर द्रव्यमान दो कणों का, 20, और अब की बार ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो यानी सॉरी घट जाएगा, क्योंकि छोटे कण हो गए। क्योंकि 40 को कितने हिस्सों में बांटेंगे, 10 से 10, यानी मोलर द्रव्यमान क्या हो गया। अब यहाँ कितना था, जैसे 40 था दोनों का, 20 के रूप में। अलग अलग उदाहरण दे देता हूं इसको आपको, कि जो कणों की संख्या और अणुभार यानी मोलर द्रव्यमान होता है वो उल्टा कैसे होता है। जैसे कण पहले कितने थे, दो कण थे। कितने कण थे, दो कण थे। दोनों का मोलर द्रव्यमान 20 था। कितना था, 20 था। ये कितने भागों में टूट गए, ये 4 भागों में टूट गए, यानी इनका मोलर द्रव्यमान कितना हो गया, 10 हो गया। यानी कणों की संख्या बढ़ी है। किसे, वियोजन से कणों की संख्या तो बढ़ती है, किंतु मोलर द्रव्यमान क्या होता है, घटता है। ठीक उसी प्रकार सहगुणन में जैसे एक कण था या दो कण लेके चलो, दो इसके लिए तो दो ले लो। इसका दो कणों का था 20 और 20, कितना था, 20। अब दोनों कण जुड़ करके एक कण बनाया, मोलर द्रव्यमान कितना आ गया, 40 आ गया।
यानी सगुणन हुआ है, सगुणन से कणों की संख्या में क्या आई है, कमी आई है, किंतु मोलर द्रव्यमान में क्या हुई है, वृद्धि। यानी विलेय का जो प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान होता है वो सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान से, ये जो मोलर द्रव्यमान है ये कौन सा मोलर द्रव्यमान इसका, ये इसका सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान है। कौन सा, एक ही कण का लेके चलेंगे और यहाँ भी एक कण का मानेंगे। एक कण का यहाँ 20 था, 20 से कितना हो गया, 10 हो गया। यहाँ कितना था, 20 और 20 से कितना हो गया, 40 हो। यानी जो प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान होता है वो सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान से क्या होता है, भिन्न प्राप्त होता है। भिन्न कैसे, या तो वो कम प्राप्त होगा या अधिक प्राप्त होगा। इसी मोलर द्रव्यमान को बोलते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान। शुरू से देखो कि जब विलेय को विलायक में घोलते हैं तो या तो सगुणन होता है या वियोजन होता है, जिसे कणों की संख्या घटेगी या बढ़ेगी। जिसे विलेय कणों की जो संख्या है, प्रेक्षित संख्या है, वो सैद्धांतिक संख्या से भिन्न प्राप्त होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, असामान्य मान बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार विलेय का जो प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान होता है, यानी प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान ये सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान से या तो कम होता है या क्या होता है, अधिक होता है। इसे असामान्य मोलर द्रव्यमान है। ठीक है, चले यहां से एक क्वेश्चन और उठता है कि बेंजीन के अंदर जब हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल को बोलते हैं, अब कार्बोक्सिलिक अम्ल चाहे वो फॉर्मिक अम्ल हो चाहे वो एसिटिक अम्ल हो, ज्यादातर इन दो अम्लों को घोलने का जिक्र करता है। ये ऊपर वाला एसिटिक अम्ल है और नीचे वाला बेंजोइक अम्ल है। कि एसिटिक अम्ल को चाहे बेंजोइक अम्ल को, किसी एक को जब हम बेंजीन में घोलते हैं तो इनके दो अणु आपस में जुड़ जाते हैं, ऐसे जुड़ जाते हैं इनके दो अणु। ये एक एसिटिक अम्ल का सूत्र है CH3COOH, दूसरा इस तरह से यहां जुड़ जाता है, हाइड्रोजन बंद हुआ यहां, और ये O और ये H, यहां CH, एक डाइमर बना दिया, द्विलक बना दिया। यानी जब एसिटिक अम्ल यानी एथेनोइक अम्ल या बेंजोइक अम्ल को जब बेंजीन में घोला जाता है तो इनके दो अणु आपस में कौन से बंध के द्वारा जुड़ करके, हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ करके एक डाइमर बना लेते हैं। क्या, हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ करके एक डाइमर बना लेते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं कि इसका जो मोलर द्रव्यमान आ गया वो दुगुना आ जाए। इस क्रिया को तो डाइमरीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइमराइजेशन या द्वितीयन या डाइमरीकरण भी बोल सकते हैं। और ये जो संरचना है ये डाइमर कहलाती है या द्विलक कहलाती है। ठीक है, देखो कि जब एथेनोइक अम्ल या बेंजोइक अम्ल को बेंजीन में घोला जाता है तो इनके दो अणु आपस में हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ करके एक द्विलक बना लेते हैं। इस क्रिया को डाइमरीकरण या द्वितीयन कहते हैं। अतः इसका अणुभार दुगुना प्राप्त होता है। वाष्प घनत्व विधि से इसका अणुभार ज्ञात करते हैं, वो कैसा आता है, और कणों की संख्या और वान ठाप गुणांक को इक्वल में लिया जाता है। तो पूछे कि इसमें कणों की संख्या कितनी हो गई, आधी हो गई। यानी पहले एक कण था, यानी दो कण जुड़ेंगे तो कितने होंगे, दो। पहले दो कण थे, अब हुआ एक, यानी पहले एक था तो अब कितना था, एक अणु को लेकर के एक अणु के एवरेज में कितना है, आधा। इसका जो वॉन थॉप गुणांक होता है वो क्या होता है, वॉन थॉप गुणांक कणों पर डिपेंड करता है। जैसे NaCl है वो दो भागों में टूट गया, यानी एक NaCl दो भागों में टूटा तो वॉन थॉप गुणांक कितना आया, 2 आया। ठीक उसी प्रकार दो बेंजोइक अम्ल आपस में जुड़े या दो एसिटिक अम्ल आपस में जुड़े, दो कणों से एक, तो एक कण के लिए कितना, आधा। तो वॉन थॉप गुणांक कितना है इसका, आधा। ठीक है, अब हम वॉन थॉप गुणांक की पढ़ेंगे कि वॉन थॉप गुणांक क्या होता है। एक तो क्वेश्चन यहाँ आता है डाइमरीकरण पर। ठीक है, डाइमर की संरचना या ये पूछ लेता है कि एथेनोइक अम्ल या बेंजोइक अम्ल का बेंजीन में वॉन थॉप गुणांक कितना होता है, तो कितना होता है, आधा होता है, हाफ, 1/2। वॉन थॉप गुणांक देखो, वॉन थॉप गुणांक, वॉन थॉप गुणांक को I से दर्शाते हैं। देखो वॉन थॉप गुणांक क्या होता है कि सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान, सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान ज्यादातर मोलर द्रव्यमान को उठाता है, तथा प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान
दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है वॉन थॉप गुणांक। यानी वॉन थॉप गुणांक हम इसको कहेंगे कि ये तो कौन सा द्रव्यमान है? ये है सामान्य मोलर द्रव्यमान, सामान्य मोलर द्रव्यमान। और भाग में क्या होगा? असामान्य मोलर द्रव्यमान, असामान्य मोलर द्रव्यमान। वॉन थॉप गुणांक किसको कहेंगे? कि सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान तथा प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान का अनुपात क्या कहलाता है? वॉन थॉप गुणांक कहलाता है। या शॉर्ट में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि सामान्य मोलर द्रव्यमान, क्योंकि सैद्धांतिक को सामान्य और प्रेक्षित को असामान्य। प्रतीक में दर्शाएं तो द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान को कैपिटल एम से, कौन सा सैद्धांतिक तो टी लगा दिया और प्रैक्टिकली है तो पी लगा दिया। यानी वॉन थॉप गुणांक आई किसके बराबर हुआ? mt बटे mp, mt बटे mp। तो यानी t थ्योरेटिकल और p प्रैक्टिकल, इसके बराबर है। ये क्या आया अपना? वॉन थॉप गुणांक। यदि कणों के रूप में लें तो ऐसे ले सकते हैं। आपको पता है मोलर द्रव्यमान और कणों की संख्या एक दूसरे क्या होती है? उल्टी। ऊपर सैद्धांतिक, नीचे प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान, किंतु कणों की संख्या ऊपर प्रेक्षित और नीचे सैद्धांतिक। तो हम क्या कहेंगे? प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म और नीचे कौन से आ जाएंगे? सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म, सैद्धांतिक सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म। ऊपर कौन से आ जाएंगे? प्रेक्षित और नीचे कौन से आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे अपने सैद्धांतिक अणुसंख्या के गुण। ये कह सकते हैं हम, देखो प्रेक्षित और सैद्धांतिक का अर्थ क्या हुआ कि सहगुणन या वियोजन होने के बाद कण, सहगुणन या वियोजन होने के बाद कण, कणों की संख्या। और ये सहगुणन तथा वियोजन या सहगुणन या वियोजन से पहले के कण, पहले के। देखो प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म और सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म, क्या? प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म तथा सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुण। तो प्रेक्षित कौन से होंगे? प्रेक्षित गुण वो गुण होंगे जो हम प्रैक्टिकल से ज्ञात करते हैं। अणुभार क्या होता है? उल्टा होता है। ज्ञात तो वही होता है, प्रेक्षित का अर्थ तो वही होगा जो प्रैक्टिकल से ज्ञात किया जाता है। और सैद्धांतिक का अर्थ क्या होता है? कि जो हमें पहले से दिया गया होता है। किंतु मोलर द्रव्यमान और अणुसंख्यक गुणधर्म एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। कणों की संख्या बढ़ने पर मोलर द्रव्यमान क्या होता है? घटता है। और कणों की संख्या घटने पर मोलर द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ता है। उल्टा सिस्टम। तो यहाँ सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान बटे प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान, या सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे असामान्य मोलर द्रव्यमान, या mt बटे mp, या प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बटे सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म, या कह सकते हैं सहगुणन वियोजन होने के बाद कणों की संख्या, और या बटे में क्या लिखेंगे? सहगुणन या वियोजन से पहले कणों की संख्या। यानी ये सैद्धांतिक संख्या आएगी और ये कौन सी आएगी? ऊपर वाली प्रेक्षित संख्या। ये नॉर्मली वे में हमने पढ़ा। क्या? असामान्य मोलर द्रव्यमान और वॉन थॉप गुणांक के बारे में हमने पढ़ा। अब देखो अपने अणुसंख्यक गुणधर्म थे, कितने थे? 4 थे। उनका सूत्र लिखाऊंगा और सूत्र देख करके देखना कि उनका संशोधन कैसे होता है। देखो ये संशोधन का अर्थ होता है कि कुछ 19-20 रह जाता है, उसको हम आई लगा करके जोड़ते हैं। वॉन थॉप गुणांक। जैसे हमने चाय के 2 कप बनाए और 2 व्यक्ति को हम चाय के कप दे दिए, दोनों ने कपों से चाय पी ली, तो बताओ उन्होंने पूरी चाय पी ली क्या? कप में कुछ नहीं बचा हुआ है, तो उन्होंने, हम मानेंगे सैद्धांतिक रूप से क्या मानेंगे कि इन्होंने क्या हुआ कि पूरी चाय पी ली। किंतु हकीकत में देखो प्रैक्टिकली तौर पर क्या उन्होंने पूरी चाय पी ली क्या? नहीं, कप के अंदर थोड़ी बहुत चाय रह जाती है। उसी को एक संशोधन के रूप में लिया गया है। जैसे अपने पास जो पहले नंबर का जो सूत्र था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वो क्या था? P नोट। वो
सूत्र क्या था? वो सूत्र था अपना P नोट माइनस पी एस बटे पी नोट बराबर क्या था? एक्स बी, या हमने I लगा दिया, बस इतना अंतर है। और भी लिख सकते हो एक्स बी बराबर होता है वैसे एन बी बटे एन बी प्लस एन ए, या एन ए प्लस एन बी, किंतु एन ए को नगण्य माना तो हम ये भी लिख सकते हैं पी नोट पी एस पी नोट आई एन बी बटे एन ए, क्योंकि एन ए प्लस एन बी था नीचे, एन बी को नगण्य मान लिया था। तो दूसरा जो अपना आया था वो कवचनांक में उनमें, वो सूत्र क्या था अपना? वो सूत्र था डेल टीबी बराबर के बी एम, ये था, यहाँ आई लगा दिया, एम का मान रख करके एक सूत्र और बना सकते हैं। उसी तरह से डेल टी एफ बराबर क्या था? के एफ एम था, यहाँ आई लगा दिया। उसी तरह से अपना प्रासरण दाब था पाई बराबर क्या था? डब्ल्यू बी एम बी आर टी अपॉन वी, यहाँ आई लगा। यानी ये जो आई है ये संशोधित कर दिया इनको, कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है, बस आई का अर्थ होएगा या कणों की संख्या को लेकर के चलेंगे। बस क्या लेकर चलेंगे? कणों की संख्या। ज्यादातर जो अन्य विद्युत अपघटे होते हैं, किंतु जो विद्युत अपघटे आ जाते हैं, जैसे NaCl आ गया तो यहाँ 2 मान ले लेंगे, KCl आ गया तो भी 2, ग्लूकोज ले लिया तो 1 ही आएगा। यानी यहाँ ये मान के चलो, वैसे तो ये प्रैक्टिकल रूप से बताया, किंतु यहाँ आई की वैल्यू 1/2 गुणांक है, जो ज्यादातर किसको दर्शाएगी? कणों की संख्या को दर्शाती। किसको दर्शाती है? कणों की संख्या। तो ये अणुसंख्यक गुणधर्म में निम्न प्रकार संशोधित हो जाते हैं। ये सूत्र पहले आए थे सारे के सारे, बस हमने क्या किया? आई लगा दिया, इनका संशोधन कर दिया, करेक्शन कर दिया। तो ये अपना 1/2 गुणांक है। 1/2 गुणांक की परिभाषा तो होती है सैद्धांतिक मौल द्रव्यमान बटे प्रेक्षित मौल द्रव्यमान का अनुपात क्या कहलाता है? 1/2 गुणांक कहलाता है। ठीक है, और संशोधन इस प्रकार हो। ठीक है, परीक्षा में 1/2 गुणांक पर क्वेश्चन क्या करता है? निम्न को बढ़ते हुए 1/2 गुणांक के क्रम में लिखिए, घटते हुए लिखिए। परिभाषाओं का कोई जिक्र नहीं करता है कि या कुछ यौगिक देकर के पूछेगा निम्न के 1/2 पे बताइए। तो यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। एक तो 1/2 का क्रम क्लियर हो जाएगा और साथ में कणों की संख्या भी क्लियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कणों की संख्या। जैसे आपको बताया था जब अणुसंख्यक गुणधर्म स्टार्ट किए थे, तब आपको क्या बताया था कि कणों की संख्या बढ़ने पर प्रासरण दाब और कवचनांक बढ़ते हैं और हिमांक और जो वाष्प दाब थे वो घटते हैं। कणों की संख्या बढ़ने पर कवचनांक और प्रासरण दाब बढ़ रहे थे और हिमांक और वाष्प दाब घटते हैं। तो यहाँ 1/2 भी वही रहेगा और कणों की संख्या वही रहेगी, किंतु 1/2 गुणांक ज्ञात करने के कई और भी हैं। देखो सैद्धांतिक मौल द्रव्यमान बटे प्रेक्षित मौल द्रव्यमान, इससे भी आई को ज्ञात कर सकते हैं। कणों की संख्या के बराबर भी आई होता है, वो तो आई की वैल्यू देखते हैं कि आई ज्ञात कैसे की जाती है। 1/2 गुणांक क्या कि 1/2 गुणांक को हम ज्ञात कैसे करते हैं? जनरली जो 1/2 गुणांक लिया जाता है वो कणों की संख्या के बराबर लिया जाता है। यदि वो मौल द्रव्यमान के रूप में आ जाए, किसके रूप में आ जाए? मौल द्रव्यमान के रूप में आ जाए तो सैद्धांतिक बटे प्रेक्षित लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो हम कई यौगिकों के आपको 1/2 गुणांक या कणों की संख्या बताते हैं। एक टेबल बना रहा हूं मैं, एक साइड में मैं लिख रहा हूं यौगिक, क्या लिख रहा हूं? यौगिक, और दूसरी साइड में मैं लिख रहा हूं आई या कणों की संख्या। आई 1/2 गुणांक हो गया और कणों की संख्या आई होगी वो कणों की संख्या के बराबर ही मानी जाएगी। तो देखो हम शुरू से उठा करके सबसे पहले तो हम ये लेके चला था कि जो अपना एथेनोइक अम्ल था, क्या था? जो अपना एथेनोइक अम्ल था, कौन था? एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल किसमें? कि एथेनोइक अम्ल का सूत्र ये एथेनोइक अम्ल या बेंजोइक अम्ल, ये फार्मिक अम्ल भी हो सकता है। ये किसके अंदर? बेंजीन में। कि जब बेंजीन में एथेनोइक अम्ल या बेंजोइक अम्ल या एथेनोइक अम्ल, ये एथेनोइक और ये बेंजीनोइक, बेंजीन में एथेनोइक या बेंजीनोइक अम्ल होता है तो उसका 1/2 गुणांक आधा या 0.5 होता है और वही कणों की संख्या होती है। NaCl होता है, KCl होता है, क्या होता है? NaCl है, KCl है, MgSO4 है, CaSO4 है।
इनको तोड़ के देख लो, 2 कण, इसमें भी 2 कण, इसमें भी 2 कण, इसमें भी 2 कण, यानी 1/2 गुणा कितना आएगा 2। जैसे यूरिया है अपनी NH2CO NH2, ये यूरिया है, ये अपनी ग्लूकोज है, ये टूटेंगी नहीं आयनों में, तो कण कितने रहेंगे 1, तो 1/2 गुणा कितना रहेगा 1। उसी तरह से अपना जैसे MgCl2 है, CaCl2 है, कितने 2 Cl और 1 Ca, कितने हो गए 3, 2 Cl 1 Mg, कितने हो गए 3, यानी 1/2 गुणा कितना आ गया 3 आ गया। उसी तरह से जैसे हमने ले लिया AlCl3, कितने हो गए 1 और 3 4 हो गए। जैसे ये ले लिया K3FeCN6, ये पूरा एक साथ टूटेगा और 3 ये टूटेंगे, कितने हो गए वही 4 कण आ जाएंगे वापस, यानी 1/2 गुणांक और कणों की संख्या ये हो। आपको कहेगा बढ़ते हुए हिमांक के क्रम में लिखिए, तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कणों की संख्या, और कणों की संख्या कहां से निकालेंगे यहां से निकालेंगे। और फिर अणुसंख्यक गुणधर्म में जो पहले शुरू में लगा नहीं रहे थे क्या आपने, शुरू में जो नियम लगा रहे थे अणुसंख्यक गुणधर्म में कि कणों की संख्या बढ़ने पर प्राशन दाब तथा क्वथनांक बढ़ते हैं, हिमांक और वाष्प दाब घटते हैं, तो कणों की संख्या यहां से निकली, ठीक है। और भी वैसे आपको नोट्स में टेबल बना के दे रखी है, उसमें कणों की संख्या, फिर भी 1-2 उदाहरण और दे देता हूं जिसमें आप कणों की संख्या देख लोगे। देखो कैसे देखोगे कणों की संख्या, जैसे ये दे दिया K4FeCN6, तो ये पूरा एक साथ कण टूटेगा और 4 कण ये हो गए, यानी 5 कण हो गए, 1/2 गुणा कितना हो गया 5। अब देखो Ca3PO4 होल थ्राइस, 3 तो ये और 2 होंगे, 2 ये और 3 ये, यानी 5 कण, यानी 1/2 गुणा कितना होगा 5। ये जर्कोनियम फॉस्फेट है, क्या है जर्कोनियम फॉस्फेट, 4 कण इसके बनेंगे और 3 इसके, यानी कितने आएंगे टोटल 7। एक टेबल बना के दे रखी है आपको नोट्स में, उसमें सारी चीज मिल जाएंगी आपको। इसका 1/2 गुणा कितना है 5, इसका 1/2 गुणा कितना है 5, इसका 1/2 गुणा कितना है 7। इस तरह से तोड़ेंगे, जितने कणों में टूटता है वही उसका 1/2 गुणांक है। यहाँ अपने को 2 फायदे होंगे, एक तो हमें सीधा 1/2 गुणांक पूछेगा तो हम वो भी कर सकते हैं, और एक ये पूछ ले बढ़ते हुए 1/2 गुणांक के क्रम में लिखिए तो कणों की संख्या को आधार मानेंगे। क्वथनांक का पूछे तो भी कणों को आधार मानेंगे, यानी क्वथनांक पूछे, प्राशन दाब पूछे, चाहे हिमांक पूछे, चाहे वाष्प दाब पूछे, चाहे 1/2 पूछे, बढ़ता हुआ पूछे तो बढ़ते के रूप में और घटता पूछे तो घटते के रूप में। इसके लिए हमें जरूरी क्या है, इसके लिए हमें जरूरी है कणों की संख्या, जो आपको बता दें कि उसको तोड़ के देखो। यूरिया और ग्लूकोज ये नहीं टूटते, ये एक ही कण मानते, चीनी यूरिया ग्लूकोज ये एक ही कण के रूप में, ठीक है। अब न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल वैसे आप खुद निकाल लेना, मैं बता देता हूं 1-2 न्यूमेरिकल, फिर आप जैसे मैंने एक न्यूमेरिकल दिया आपको कि 1.26 ग्राम प्रोटीन 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 200 ml जलीय विलयन में उपस्थित है, जलीय विलयन में उपस्थित है 1.26 ग्राम प्रोटीन 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 200 ml जलीय विलयन में उपस्थित है तथा इसका प्राशन दाब 2.57 गुणा 10⁻³ बार है। तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो, तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है, तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान है, ठीक है, ये प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान। इसके लिए आपने को R की वैल्यू दी हुई मिलती है 0.083 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ध्यान रहे यहाँ यदि बार की जगह एटीएम लेता है तो ये वैल्यू आती है 0.0821, ठीक है ना, यानी 0.083 0.0
बी यहाँ इतना ही अंतर होता है बस, बार में और उसमें, ठीक है। अब देखो जो मान दिए हुए, WB का मान दिया है 1.26 ग्राम, जो अपना V है उसका मान 200 ml यानी लीटर में लेंगे तो 0.2 लीटर। फिर क्या है T का मान 400 केल्विन, सॉरी 400 नहीं 27 डिग्री दिया गया, 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 300 केल्विन। कितना होगा 300, ये कितना हो गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड का 300 केल्विन। अब देखो अपने पाई का मान दिया है 2.57 गुणा 10 की घात -3 बार, ठीक है। ये चीज दी है, आर की वैल्यू दी हुई है अगले ने 0.083 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। ये ग्राम में। अब अपने पास सूत्र था mb बराबर होता है WB बटे पाई RT अपॉन V, सभी के मान आपको मिल गए। उसी तरह से एक सूत्र बताया था वो पाई बराबर है CRT, उस पर न्यूमेरिकल आता है, कैलकुलेशन आप खुद कर लोगे, ठीक है। इसके जो भी न्यूमेरिकल है वो आप निकाल लेना, फिर भी कैलकुलेशन कर लोगे, मान रख करके सभी बता दिया, पूरा निकालने की आवश्यकता है नहीं। WB का मान रख देंगे 1.26, R की जगह R की वैल्यू, T की जगह T की वैल्यू, पाई की जगह पाई की वैल्यू और V की जगह V की वैल्यू, ठीक है, निकाल लेना। दूसरा देखो न्यूमेरिकल इस पर 400 केल्विन ताप पर, 400 केल्विन ताप पर विलियन का प्राशन दाब 0.0821 ATM है, तो सांद्रता मोल प्रति लीटर में ज्ञात करो। इसके लिए R की वैल्यू अगले ने दी है 0.0821 लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये क्वेश्चन दिया हुआ अपने को कि 400 केल्विन ताप पर विलियन का प्राशन दाब 0.0821 ATM है, तो सांद्रता मोल प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। इसके लिए R की वैल्यू इसने दी हुई है, R बराबर 0.0821 लीटर ATM केल्विन मोल इनवर्स। देखो पाई बराबर होता है CRT, C बराबर C ज्ञात करनी है पाई बटे RT, पाई का मान दिया हुआ 0.0821, R की वैल्यू भी सेम की सेम है और T है 400। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम का सेम 1/400। इसकी कैलकुलेशन आप खुद कर लो, ठीक है। ये आपके प्राशन दाब पर न्यूमेरिकल है। आज के लिए इतना ही लेसन हुआ पूरा। तो फिर भी कोई न्यूमेरिकल आपका बच गया, कोई भी आप निकाल के देखें ना, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ ले। ये आपके एक छोटा सा न्यूमेरिकल सेगुणन की मात्रा पर और है, उसमें MB ज्ञात करना, MB ज्ञात करके बाद में 1/2 गुणांक ज्ञात करना है, वो अलग से बता देंगे आपको जब ऑफलाइन क्लासें होंगी, क्योंकि वो न्यूमेरिकल बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है, एग्जाम में बड़े न्यूमेरिकल नहीं पूछता है। उसका एक न्यूमेरिकल है, जैसे नोट्स में करवा रखा आपको, वो न्यूमेरिकल ये है कि 2 ग्राम जो बेंजोइक अम्ल है उसको 25 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, जिसे हिमांक 1.62 केल्विन घट जाता है, तो उसका सेगुणन की मात्रा पूछता है। तो उसके लिए पहले हम MB ज्ञात करेंगे, फिर वो प्रेक्षित MB हो जाएगी, फिर उसे हम I 1/2 गुणांक निकालेंगे। ऊपर जो I होगी वो कौन सी होगी, ऊपर हम लिख देंगे जो सैद्धांतिक होगी, यानी बेंजोइक अम्ल की कितनी होती है 122 ग्राम, और नीचे जो कुछ आएगा मान लो जो सूत्र से MB का वो रख देंगे। फिर हम सेगुणन की मात्रा में जो आएगा, जैसे मान लो पहले एक था कण, बाद में अल्फा 1 माइनस अल्फा, अल्फा बटे n, दोनों गणों को जोड़ दें। ये न्यूमेरिकल बहुत लॉन्ग न्यूमेरिकल होता है, क्या होता है लॉन्ग। इस तरह के न्यूमेरिकल एग्जाम में नहीं पूछता है, इसी कारण में आपको करवा नहीं रहा। ये 2 प्रकार के न्यूमेरिकल आएंगे, एक तो पाई बराबर CRT वाला सूत्र है, और दूसरा पाई बराबर WB बटे MB RT अपॉन V, ये सूत्र।
ये दो सूत्र के न्यूमेरिकल आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मोलरता, मोललता और किसके हैं, प्रासरण दाब के। इस पार्ट के सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल किसके हैं, मोलरता, मोललता और किसके, प्रासरण दाब के। प्रासरण दाब पर दो न्यूमेरिकल है, कौन से, पाई बराबर CRT वाले सूत्र पर और पाई बराबर WB बटे MB RT अपॉन। ये आज आपका पाठ है पूरा, ठीक है।